So let's start. So in the early lectures, we discussed about the structure and the properties of ATP. We discussed why ATP is an ideal carrier of energy. Why is it referred to as a universal energy currency? We also discussed about the need for energy in living organisms. In the last lecture, we discussed about the different stages of aerobic respiration, and we finished the first stage of aerobic respiration, which was glycolysis. In today's lecture, we'll be finishing link reaction in the Krebs cycle, and then we move on towards a few questions on past questions from past papers that deals with glycolysis linked reaction in the Krebs cycle. Okay, this was a summary of glycolysis that we did in the last class. Just to give you a quick overview before we move on to the link reaction, हमने बताया था glycolysis जो है ना, that can be simplified into three stages. The first one is phosphorylation, the second one is lysis, and the third one is dehydrogenation. Phosphorylation में glucose जो है वो एनर्जी गेन करता है लाइक फ्रॉम एटीपी एंड बिकम्स व्हाट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. बीच में आपके पास दो एटीपीज यूज हो रहे होते हैं एंड दो इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज हो रहे होते हैं, हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. लिसिस के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है to form two molecules of triose phosphate. And last stage में dehydrogenation में you have triose phosphate undergoing क्या नाम है dehydrogenation to form pyruvate. तो दो triose phosphate से दो pyruvate molecules बनते हैं. क्योंकि ये dehydrogenation reaction होता है which is a form of oxidation, आपके पास जो है वो दो NADH molecules भी बनते हैं और साथ साथ जो है वो आपके पास इस पूरे स्टेज के अंदर यू ऑल्सो एंड अप फॉर्मिंग 4 molecules ऑफ ATP. चूंकि यहाँ 4 ATP बन रहे हैं और शुरू में 2 ATP कंज्यूम होते हैं तो हम बोलते हैं नेट गेन जो है वो 2 ATP molecules का होता है. अदर देन द नेट गेन ऑफ 2 ATP molecules, दो NADH molecules भी बन रहे होते हैं और दो pyruvate molecules भी बन रहे होते हैं by the end of glycolysis. Now what we'll do is, I also told you in the last class कि ATP जो होता है ना वो तो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो वो एटीपी किसी भी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी में यूज हो जाएगा. एनएडीएच जो है वो कहाँ जाएगा ये हम बाद में देखेंगे. अभी हम दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया लिखे जाएंगे इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आप इंगेज करेंगे इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन. सो लेट्स सी हर पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा होता है. जाहिर सी बात है जो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ हो रहा होगा लिंक रिएक्शन में वो दूसरे पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा होगा. फिर हम ओवरऑल क्या नाम है एडअप करेंगे जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में किया ना, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दो पायरुवेट बने, दो NADH बने और दो नेट ATP बने. इस तरह हम देखेंगे लिंक रिएक्शन के एंड में आपके पास जो है वो क्या क्या चीजें बन रही होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन बहुत छोटा सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस की तरह बहुत लंबा चौड़ा नहीं है. लाइक इट्स वेरी सिंपल. लिंक रिएक्शन में होता है कि लेट्स सी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, फिर हम सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ हो रहा होगा. हम क्यों दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज हमें ओवरऑल पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो ओवरऑल हर स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बना रहा होगा. तो हमने ग्लूकोज से जब स्टार्ट किया था तो एंड में दो पायरुवेट बनाए थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो हम दो पायरुवेट को अब आगे लेके जाएंगे. फिर जब दो पायरुवेट से चीज़ बनेगी लिंक रिएक्शन में उस चीज़ को फिर हम आगे क्रेब्स साइकिल में लेके जाएंगे एंड सो फोर्थ. सो ये सो हम क्रेब्स साइकिल तक जो है वो आज खत्म कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास. So when you look at a pyruvate molecule that undergoes क्या नाम है the link reaction inside the matrix of the mitochondria. ये प्लीज याद रखना link reaction कहाँ होता है, matrix of the mitochondria. इस साइड याद रखना, ये बहुत कॉमन सवाल होता है कि कौन सी स्टेज एरोबिक रेस्पिरेशन की किस जगह हो रही होती है. प्रिसाइजली आपको लिखना होता है. माइटोकॉन्ड्रिया लिखोगे मार्क नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली लिखना मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. सही है. सो पायरुवेट मॉलिक्यूल व्हिच इज अ 3 carbon molecule undergoes link reaction to give you what we call as acetyl group, which is actually combined to a coenzyme जिसको हम coenzyme 1 बोलते हैं, to form acetyl coenzyme A, जिसको acetyl CoA कहा जाता है. क्या कहा जाता है, acetyl CoA कहा जाता है. तो आप इसको जो है वो collectively acetyl CoA बोल सकते हैं. इसमें होता है क्या कि pyruvate group जो होता है ना, pyruvate molecule जो होता है, that is converted into acetyl group and that acetyl group is combined with CoA to form what we call as acetyl coenzyme A. याद रखो जो acetyl group होता है ना ये दो कार्बन ग्रुप होता है. क्या होता है, दो कार्बन ग्रुप होता है. तो यू कैन सी अगर आप 3 कार्बन से 2 कार्बन में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं ना. इसका मतलब क्या होता है, यू शुड बी एबल टू इजीली प्रेडिक्ट दैट. इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे बीच में डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा होगा. कितने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहेंगे, एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, बिकॉज तो आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 कार्बन से 2 कार्बन हो रहा है ना, तो 1 कार्बन कम हो रहा है तो वो कार्बन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ अ डीहाइड्रोजनेशन, oh sorry, decarboxylation reaction. This is an example of what, of decarboxylation reaction. तो ये आपके पास हो गया decarboxylation. साथ साथ ही जो है ना
इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो साथ साथ जो है वो आपके पास एक डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो रहा होता है, और इस डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से आप एक रिड्यूस्ड एनएडी का मॉलिक्यूल बनाते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड एनएडी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ अ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली लिंक रिएक्शन होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ डीहाइड्रोजनेशन एंड अ डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, और उसमें जो है वो पायरुवेट की कन्वर्जन हो जाती है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड इट्स एन एंजाइम कैटलाइज्ड स्टेप, जाहिर सी बात है, बट यहाँ हम दिखाते नहीं बिकॉज दैट एंजाइम इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर कोर्स, इसलिए आपको पढ़ाया नहीं जाता है। बट प्लीज रिमेंबर दैट पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट होता है इन द लिंक रिएक्शन, इन्वॉल्व्स अ डीहाइड्रोजनेशन एंड अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजनेशन से आपके पास रिड्यूस एनएडी बनता है, और डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये पायरुवेट इवेंचुअली फिर एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाता है। नाउ कोएंजाइम ए जो है ना वो बेसिकली इस प्रोसेस में बना नहीं है, याद रखो। कोएंजाइम ए जो है वो इस प्रोसेस में, जाहिर सी बात है, आता है मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। पायरुवेट से एसिटाइल ग्रुप जब बनता है ना तो ये कोएंजाइम में फिर उससे बाइंड कर जाता है टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम है। सो इफ यू वांट टू यू कैन एक्चुअली राइट ओवर हियर दैट दिस इज पायरुवेट प्लस कोएंजाइम है, ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि भाई इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए बना है या नहीं। बनता नहीं है, लाइक एक्चुअली पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है और फिर वो कोएंजाइम में से कंबाइन होकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया था, ये अपने जहन में रखना। नाउ दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट ना, ये जो आप देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के लिए। आपने जो ग्लाइकोसिस बनाए थे वो तो दो मॉलिक्यूल्स बनाए थे। तो अगर अब मैं पूछूंगा भाई व्हाट इज द ओवरऑल यील्ड ऑफ लिंक रिएक्शन पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो आप जो है वो पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या करेंगे, आपने एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनाया था ना, तो आप हर चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो इफ आई डू दैट ऑन दिस स्लाइड ओवर हियर, तो 2 आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हो गए, 2 आपको कोएंजाइम ए चाहिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एनएडी चाहिए होंगे जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड एनएडी बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, दो थ्रू 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स, बिकॉज हर पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो एक एक डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप करेगा ना, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स करेंगे, और आपके पास इवेंचुअली जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोई भी बन जाएंगे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा व्हाट इज द ओवरऑल यील्ड ऑफ लिंक रिएक्शन पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए आपको 2 पायरुवेट यूज करने हैं, बिकॉज एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे। तो ओवरऑल यील्ड के 2 एसिटाइल कोए, 2 एनएडीएच और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपकी ओवरऑल यील्ड हो जाएगी for link reaction per molecule of glucose. You will form 2 molecules of NADH, you will form 2 molecules of carbon dioxide, and you will form what, 2 molecules of acetyl CoA। याद रखो यहाँ पे कोई ATP नहीं बनता है, there is no ATP being produced over here, कोई FADH2 नहीं बनता है। आपके पास ग्लाइकोसिस में जिस तरह था ना एटीपी बन रहा था, यहाँ एटीपी नहीं है। जिस तरह ग्लाइकोसिस में एडीएच बन रहा था, यहाँ एडीएच आपको नजर आ रहा है, बट ग्लाइकोसिस में कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं थी, यहाँ पे आपको डीकार्बोक्सिलेशन भी नजर आ रही है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट्स द ओवरऑल समरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज व्हाट, एज द लिंक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा होता है, बस तुम्हें बेसिकली ये अगर देख के याद नहीं हो ना तो तुम्हें रट्टा मार के याद करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको लिख के याद कर लें। जस्ट राइट इट वंस एंड इट विल easier for you to recall it when you have to write this in your exam। या आपके पास ऐसी बात है एग्जाम में आता है लाइक लिंक रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो मेन चीज़ें याद रखना है ना। एक तो लिंक रिएक्शन में क्या चीज़ पार्टिसिपेट करती है, पायरुवेट, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, एसिटाइल ग्रुप में। जब ये कन्वर्जन हो रही होती है तो आपके पास एक डीहाइड्रोजनेशन स्टेप होता है, एक डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है, और एंड में जो एसिटाइल ग्रुप बनता है वो कोएंजाइम में से कंबाइन कर जाता है टू फॉर्म व्हाट वी कॉल एज एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, याद रखो ये जो लिंक रिएक्शन होता है ना, इसको अगर तुम्हें याद हो, जब हमने पहला लेक्चर किया था ना या दूसरा लेक्चर जिसमें हमने समरी लिखी थी एरोबिक और एनारोबिक की, उस समय तो बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेजेस होती हैं, याद है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। तो उसके साथ साथ मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना उसमें दैट इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी अगर सेल के पास ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा ना, ग्लाइकोलाइसिस होती रहेगी तब भी, लाइक। बट लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन ऐसी 3 स्टेजेस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो जिनमें जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये तीनों स्टेजेस रुक जाती हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर तुम ये पूरा प्रोसेस देखोगे ना लिंक रिएक्शन का, तो मैं कहीं भी ऑक्सीजन यूज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लाइक देख रहे हो कहीं भी ऑक्सीजन ना यूज हो रहा है, ना तुम्हें कहीं ऑक्सीजन का यहाँ नामो निशान नजर नहीं आ रहा। तो एक जहन में सवाल चाहिए ना भाई, ये फिर ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट क्यों है, यहाँ तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा। तो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट टू हैव दैट आंसर, बिकॉज जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे ना, लाइक जो हम आज क्लास में खत्म नहीं करेंगे, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि ये लिंक रिएक्शन ऑक्सीजन डिपेंडेंट क्यों कहलाता है। ऑल्दो ये प्रोसेस डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, बट अगर ऑक्सीजन मिसिंग होगी तब ये रिएक्शन रुक जाएगा,
हो नहीं पाएगा. लाइक व्हाई डज दैट हैपन, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट लेटर जब हम पूरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो खत्म कर लेंगे. ठीक है. सो लिंक रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अ पायरुवेट मॉलिक्यूल into acetyl coenzyme A through a dehydrogenation and a decarboxylation reaction. It occurs in the matrix of the mitochondria as we discussed, and it's an oxygen dependent process. Yield of link reaction per molecule of glucose. अब देखो per molecule of glucose क्यों लिखा होता है, बिकॉज ऐसी बात है हम सारी की सारी पूरे प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी भी स्टेजेस करेंगे ना, हर स्टेज पे हम ये देख रहे होंगे कि पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या बन रहा है. अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली ग्लूकोज यूज नहीं किया था, ग्लूकोज से जो दो पायरुवेट बने थे ना उनको हमने यूज किया था, तो ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है उनका यील्ड तुम्हें नजर आ रहा है. तो वी प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक एंड प्रोडक्ट होता है, लाइक याद रखो. तो ये तो चले जाएगा, लाइक ब्लड में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगा, सेल से निकल के ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से लंग्स में पहुंच जाएगा, हम एक्सहेल कर देंगे उसको. ठीक है. NADH क्या करेगा ये हम आगे जाके देखेंगे, लाइक जब हम प्रोसेस के एंड में पहुंचेंगे तब आपको NADH नजर आएगा. याद रखो हमने ग्लाइकोसिस में भी NADH बनाए थे, तो हम देखेंगे इन सारे NADH का फिर एंड में क्या होता है. एसिटाइल को एंजाइम में जो आपने बनाया है ना, ये हम अभी हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. अब ये जो दो मॉलिक्यूल आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनाए ना, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स अब पार्टिसिपेट करेंगे क्रेब्स साइकिल में. दैट्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. क्रेब्स साइकिल में जब हम अभी पढ़ रहे होंगे तो हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम को पहले यूज करेंगे, जाहिर सी बात है दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम भी बिल्कुल उसी तरह ही क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा. जैसे हमने लिंक रिएक्शन में एक पायरुवेट मॉलिक्यूल पहले देखा था ना, फिर मैंने सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, बिल्कुल इस तरह क्रेब्स साइकिल में भी हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या होता है वो देखेंगे, एंड देन उसी चीज़ को हम पूरी सारी चीज़ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. ठीक है. दिस इज द समरी ऑफ द लिंक रिएक्शन जो मैंने पीछे तुम्हें दिखाया था. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कंबाइनिंग विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन टू गिव यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसमें दो ओवरऑल प्रोसेस में दो NADH बनते हैं और दो साथ साथ क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, इन एडिशन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए. नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ. नंबर वन, क्रेब्स साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी जब हम साइकिल पढ़ेंगे ना अभी ये, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना हमारा वही हमारा एंड पॉइंट भी होगा, जब भी इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है. ठीक है. तो द स्टार्ट पॉइंट विल आल्सो बी आवर एंड पॉइंट, जब भी इसको हम साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. ठीक है ना. नंबर टू, अच्छा क्रेब्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस साइकिल, जिसने ये साइकिल पूरी निकाली थी ना, लाइक उसका नाम हांस क्रेब्स था, एंड दैट्स व्हाई लाइक वी रेफर दिस साइकिल एज व्हाट, एज द क्रेब्स साइकिल. याद रखो. ठीक है. इसीलिए इस प्रोसेस को ये नाम दिया जाता है. सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. नंबर टू, इट्स एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन. जब आप देखेंगे तो ये पूरी साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो तुम्हारे कोर्स में कोई भी नहीं है एंजाइम्स, प्लीज याद रखो. लाइक पूरा जो ये प्रोसेस होता है वो क्या नाम है, एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस होता है. इनफैक्ट जितनी भी तुम स्टेजेस पढ़े हो ना एरोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक में भी, बल्कि सारी की सारी जो ये रेस्पिरेशन की स्टेजेस होती हैं, वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये सब एंजाइम कंट्रोल होती हैं. दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड बाय व्हाट, इट्स अ प्रोसेस दैट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल, बिकॉज सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर की वजह से. सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, it's an enzyme control process. What does it involve? It involves a series of dehydrogenations. It involves a series of dehydrogenation and decarboxylation reactions. इस साइकिल के अंदर बहुत सारे डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं, लाइक इसलिए हम बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ dehydrogenation and decarboxylation reactions with लिटिल प्रोडक्शन ऑफ ATP. थोड़ा बहुत जो है वो ATP भी बनता है, विथ लिटिल प्रोडक्शन ऑफ ATP. तो ये बेसिकली आपके पास ना पूरी क्रेब्स साइकिल की मैंने यहाँ पे समरी लिखी हुई है. लाइक अगर मुझे क्रेब्स साइकिल को आसान अल्फाजों में कुछ क्या नाम है अल्फाजों में डिफाइन करना हो ना, तो मैं बोलूँगा क्रेब्स साइकिल is a cyclic enzyme control process which involves a series of dehydrogenation and decarbonization reactions with little production of ATP. That's how you basically describe the Krebs cycle in brevity. अगर आपको briefly describe करना हो तो इस तरह आप Krebs cycle को describe करेंगे. Krebs cycle की yield क्या होती है? Per molecule of glucose अगर मैं लिखूंगा, yield per molecule of glucose, per molecule of ग्लूकोज. याद रखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने दो पायरुवेट बनाए थे और फिर दो पायरुवेट से हमने दो एसिटाइल कोए बनाए थे.
तो अब जो मैं यहाँ पे यील्ड लिख रहा हूँ ना, ये दोनों एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल से क्रॉस करेंगे ना लाइक, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ना, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास जो ओवरऑल यील्ड आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, बाय द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल जो दो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे ना, उनसे क्या क्या बनेगा, विल एंड अप फॉर्मिंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH from 2 molecules of acetyl CoA will end up forming 2 molecules of FADH2। अब ये पहली दफ़ा FADH2 आ रहा है, अब तक हमने FADH2 देखा ही नहीं है, ठीक है ना। लाइक विल फॉर्म 4 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। पिछली लिंक रिएक्शन में हमने 2 बनाए थे, यहाँ पे हम 4 और बनाएंगे, तुम देखोगे। बेसिकली हर एसिटाइल कोए से ना 2 बनते हैं, तो जब 2 एसिटाइल कोए जाएंगे ना साइकिल के अंदर तो टोटल 4 हो जाते हैं। लाइक एंड विल ऑल्सो फॉर्म 2 molecules of ATP, will also form 2 molecules of ATP। अब याद रखो, ये मैंने जो यील्ड लिखी है ना, दैट इज फॉर पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोए बने थे, तो ये जो पूरा यील्ड है ये 2 एसिटाइल कोए का है। तो तुम बोल सकते हो दिस इज द यील्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या यील्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए। तो यानी 1 मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोए के कितना आ रहे होंगे, 3 NADH आ रहे होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए से 1 FADH2 आ रहा होगा, 2 CO2 आ रहे होंगे और 1 ATP आ रहा होगा। हाफ कर दो ना सबको, तो हमारे पास 1 एसिटाइल कोए का पूरा यील्ड आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो है वो समरी लिखा हुआ है। क्रेब्स साइकिल इज अ साइक्लिक एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ डिहाइड्रोजनेशंस एंड डीकार्बोक्सिलेशंस विद लिटिल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अभी हम साइकिल देखेंगे, ठीक है ना, आगे जाके मैं तुम्हारे साथ साइकिल बनाऊंगा अभी। इट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट लाइक लिंक रिएक्शन, ये भी मैट्रिक्स में होता है प्रोसेस। एंड द नेट यील्ड ऑफ क्रेब्स साइकिल पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज this 6 NADH, 2 FADH2, 4 carbon dioxide and what, and 2 molecules of ATP। सही है। नाउ लेट्स सी कि साइकिल में हो क्या रहा होता है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल को ना कुछ और नामों से भी पता जाता है, ताकि अगर तुम टेक्स्ट बुक खोल दो और तुम्हें ये नाम नजर आए, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर सिनोनिमस विद द टर्म क्रेब्स साइकिल। एक होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और एक होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं वो क्रेब्स साइकिल के लिए भी यूज़ की जाती हैं। तो आप ये दोनों टर्म यूज़ करें या क्रेब्स साइकिल टर्म यूज़ करें, एक ही बात हो जाती है। लाइक डोंट गेट कंफ्यूज विद द टर्म्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी साइकिल में क्या होता है। अब जो साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, पहले तो मैं चाहता हूँ तुम अपने ज़हन में बिठाओ। द साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट दिस। देखो ये आपको एरो क्या बता रहा है कि ये पूरी एक साइकिल है जो अभी चलेगी। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल पूरी बनाऊंगा, ठीक है ना। लाइक इस साइकिल में ये एस्टाइल ग्रुप आके जो है ना वो ज्वाइन करेगा। लाइक याद रखो, कोएंजाइम में बिल्कुल गाड़ी की तरह होता है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, दैट कैरीज द एस्टाइल ग्रुप। कहाँ से कहाँ कैरी करेगा अब तुम्हें पता होना चाहिए। कोएंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एस्टाइल ग्रुप फ्रॉम द लिंक रिएक्शन टू द क्रेब्स साइकिल। ये लिंक रिएक्शन से आपके पास एसिटाइल ग्रुप बना था ना, कोएंजाइम में उससे कंबाइन करता है और फिर उस एसिटाइल ग्रुप को क्रेब्स साइकिल में लेके आ जाता है और वहाँ छोड़ देता है। ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे एंटर कर जाएगा, कोएंजाइम में जो है वो दोबारा चला जाएगा लिंक रिएक्शन में, दोबारा एक एसिटाइल ग्रुप लेके आ गया। तो ये कोएंजाइम में ये चीज़ बार बार कर रहा होता है। लाइक सो कोएंजाइम में जो होता है, याद रखो, वो सिर्फ एसिटाइल ग्रुप को ड्रॉप करता है क्रेब्स साइकिल में, लाइक फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लिंक रिएक्शन। एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन थे, ये भी याद रखना, 2 कार्बन होते हैं एसिटाइल ग्रुप में। ये आपका स्टार्ट पॉइंट नहीं है, याद रखो। स्टार्ट पॉइंट में अभी तुम्हें बताता हूँ साइकिल ये स्टार्ट कहाँ से होती है। साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, जब आप याद करेंगे तो आप इसको इसी तरह याद करेंगे, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल नोन एज ऑक्सैलोएसिटेट। इट्स अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इट्स नॉट अ शुगर, इट्स अ 4, इट्स एन एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होता है ये। सो ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है ना, स्पेलिंग याद कर लो, ऑक्सैलोएसिटेट, OXALO एसिटेट। Oxaloacetate is a 4 carbon molecule. This will be our starting point। जब हम ये साइकिल पूरी करेंगे ना तो हम दोबारा ऑक्सैलो, ये साइकिल पूरी क्लॉकवाइज घूम के दोबारा यहाँ आ जाएगी। लाइक जब भी इसको साइकिल बोला जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी ये ऑक्सैलो एसिटेट लाइक साइकिल के थ्रू जब जाता है तो क्या क्या चीज़ें बीच में बनती हैं और फिर दोबारा कैसे रीजनरेट हो जाता है। सो एज आई सेड विल बी गोइंग इन व्हाट, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एरो यहाँ पे बना दी है। दिस ऑक्सैलो एसिटेट विल एक्सेप्ट द एसिटाइल ग्रुप, यानी इस ऑक्सैलो एसिटेट के साथ ये एसिटाइल ग्रुप कंबाइन करेगा। तो जब ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है ना, तो आपके पास जो चीज़ बनती है दैट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको सिट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिट्रेट कहा जाता है। दैट्स द 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट यू एंड अप फॉर्मिंग, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली प्रोडक्ट होती है ऑफ व्हाट, ऑफ द क्रेब्स साइकिल, जो कि बनती है व्हेन ऑक्सैलो एसिटेट। ये ऑक्सैलो एसिटेट कहाँ से आता है, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। these are आपके मैट्रिक्स में ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिसमें ऑक्सैलो एसिटेट इज वन एग्जांपल, सिट्रेट इज अनदर एग्जांपल। सो ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइंस विद द एसिटाइल ग्रुप
from the acetyl CoA to give you what, a 6 carbon molecule known as citrate. ठीक है, you can see why this is 6 carbon, because 4 carbon यहाँ से हैं, 2 carbon acetyl group के, दोनों combine करेंगे तो citrate बन जाएगा आपके पास. Now this citrate will then undergo a series of dehydrogenations, decarboxylation, dehydrogenation, decarboxylation to give you what, oxaloacetate back again. अगर मैं पूछूंगा ना citrate से oxaloacetate जाने में कितने decarboxylation होंगे, तो आप ये आराम से बता सकते हैं कि there will be 2 decarboxylation. Why? Because of 6 carbon molecules से कहाँ जा रहे हैं, 4 carbon molecule में जा रहे हैं, तो 2 carbons आपके जो है वो कम हो जाते हैं, and they are released in the form of what, in the form of carbon dioxide. अभी हम ये देखते हैं, सिर्फ decarboxylation नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, dehydrogenation भी बहुत सारी होती हैं. तो इन दोनों के बीच में मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल और शो करूंगा, this which is not a mandatory molecule for you to know, but at least it's a good like middle point, ताकि आपको साइकिल याद करने में आसानी हो जाए. एंड दैट मॉलिक्यूल्स, जब ये साइकिल चल रही होती है ना, तो एक और मॉलिक्यूल बीच में बनता है जो कि 5 कार्बन होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट. क्या बोलते हैं? बहुत मोटी मोटी टर्म्स हैं यार. अल्फा कीटो ग्लूटरेट. तो दिस इज अनदर ऑर्गेनिक एसिड दैट फॉर्म्स इन बिटवीन. तो ये आपके पास अब साइकिल इस तरह है, 6C से पहले 5C, फिर 5C से 4C. तो अगर मैं पूछूंगा ना, जब 6C से 5C जाते हैं, तो बीच में कोई एक चीज़ बता दो, एक रिएक्शन बता दो जो हो रहा हो, तो वो तुम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रही होगी, लाइक सिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बीच में, और एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हो रही होगी अल्फा कीटो और ग्लूटरेट और ऑक्सैलो एसिटेट के बीच में. बिकॉज 6C से जब आप 5C जाएंगे तो ये एक कार्बन यहाँ लूज हो जाएगा, और जब आप 5C से 4C जाएंगे तो एक कार्बन यहाँ पे लूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आप आराम से गेस कर सकते हैं, ये साइकिल यूँ इस तरह जा रही है, लाइक इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये आप साइकिल जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये साइकिल आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. बट ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन ना, बस 2 ही डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल ग्रुप. देयर आर ओनली 2 डीकार्बोक्सिलेशन दैट हैपन. तो जब 2 एसिटाइल ग्रुप जाएंगे तो ये 4 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएंगे, टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे. इनफैक्ट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें अब नजर ही आ रहा होगा, जो एसिटाइल ग्रुप के 2 कार्बन है ना, एक्चुअली वही 2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं. तो जब दूसरा एसिटाइल ग्रुप आता है, उसके भी दोनों कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं. तो टोटल आपके पास 2 एसिटाइल ग्रुप से 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन से निकल रहे होते हैं. अदर देन द डीकार्बोक्सिलेशन और क्या क्या हो रहा होता है, अब ये आपने ना हार्ड को रट्टा मारना होता है, लाइक so you have to know exactly what are the other things that are happening as we go from citrate to alpha ketoglutarate and then from alpha ketoglutarate back to oxaloacetate. तो यहाँ क्या क्या हो रहा होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. एक तो चीज़ हो रही होती है जो कि, या ये वाला कलर सही नहीं है, लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर. एक तो चीज़ हो रही होती है जो कि आपके पास डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है, और उसमें आप जो है वो रिड्यूस्ड NAD बना रहे होते हैं, यानी NADH बना रहे होते हैं. फ्रॉम ऑक्सीडाइज NAD, यानी NAD प्लस से. एक तो ये चीज़ हो रही होती है, यानी सिट्रेट और अल्फा कीटो के बीच में आप ये 2 चीज़ें याद रखेंगे. अब ये सीक्वेंस में नहीं है, इसको इस तरह याद नहीं करना पहले ये हुआ और फिर ये हुआ. बस याद रखना कि ये दोनों चीज़ें हुई हैं इन बिटवीन दीज टू. ठीक है, इतना याद कर लो एंड आई विल सफाइस फॉर योर एग्जाम. यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीडाइज NAD से एक रिड्यूस NAD बना है ना. जब आप अल्फा कीटो से यहाँ जाते ना, तो आपके पास 2 ऑक्सीडाइज NAD से, 2 ऑक्सीडाइज NAD से 2 रिड्यूस NAD बनते हैं. ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है. अब इन दोनों के बीच में भी डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन है, इन दोनों के बीच में भी डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजन. और ये नंबर्स आप याद रखेंगे, ये रैंडम नहीं है, ये नंबर्स आपने याद रखने अपने कोर्स के लिए. ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई. यहाँ पे जो है वो यही 2 चीज़ें होती हैं, मैं इनको लेबल भी करता जाता हूँ. तो ये एक चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे. यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे. लाइक अभी यहाँ पे और चीज़ें भी होंगी, इन दोनों के दरमियान ना और भी चीज़ें होती हैं, ये मैं लिखता जा रहा हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो कौन सा कलर यूज़ करें यार, आपके पास अब जो है वो FAD भी आएगा. सो वी विल नाउ प्रोड्यूस 1 molecule of FADH2 as well from what, from FAD. और ये तीसरी चीज़ है जो आप याद रखेंगे जो हो रही है बिटवीन व्हाट, अल्फा कीटो एंड ऑक्सैलोएसिटेट. अब ये रट्टा मारने आपने यार, बिकॉज आपके कोर्स में ये बहुत डिटेल में नहीं है, लाइक कि हर स्टेप पे क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व है या रिएक्शन किस तरह हो रहा है. नन ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स. आपको ये ओवरऑल पता होना चाहिए, जब एक एस्टाइल ग्रुप साइकिल में जाता है ना, और साइकिल जब पूरी घूमती है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए मैं जिस तरह आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह आपको चीज़ें यहाँ पे बताता जा रहा हूँ. सही है, तो आपने डीकार्बोक्सिलेशन बनाया, आपने जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो किए जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. आपने डिहाइड्रोजनेशन शो किए जो आपको एक यहाँ नज़र आ रहा है और 2 यहाँ नज़र आ रहे हैं.
और फिर एक FADH2 वाला जो डिहाइड्रोजनेशन है ना, लाइक वो आपको भी नजर आ रहा है बिटवीन अल्फा कीटो एंड ऑक्सैलो एसिटेट। और एक लास्ट चीज होती है जो मैं अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो भी आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज पर्पल कलर यूज कर देते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, let me just put this on this side of it. Production of one molecule of ATP। यहाँ पे जो है वो आपके पास एक ATP का मॉलिक्यूल भी बन रहा होता है from what? From ADP, and that's the fourth thing that you will remember happening between what? Between अल्फा कीटो एंड ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी कभी करता है अल्फा कीटो के बारे में लिख देगा आपको, और कभी कभी ये लिखेगा नहीं, अल्फा कीटो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी चीजें लिख देगा। अब तुम गौर से देखो, जब एक एसिटाइल ग्रुप साइकिल में एंटर होता है ना, क्या क्या बन रहा है, दो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है ना, एक एसिटाइल ग्रुप से। तो जब दो एसिटाइल ग्रुप एंटर होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 times 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल NADH कितने बन रहे हैं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल ग्रुप, 1 NADH है एंड 2 है, तो 3 NADH हो गए। जब दो एसिटाइल ग्रुप जाएंगे तो टोटल 6 NADH हो जाएंगे। लाइक टोटल FADH2 का कितने बन रहे हैं पूरे साइकिल में, एक ही बन रहा है, तो जब दो एसिटाइल ग्रुप जाएंगे तो दो FADH2 हो जाएंगे। और टोटल ATP जो है वो आपके पास एक बन रहा है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो जब दो एसिटाइल ग्रुप जाएंगे तो आपके पास दो ATP बन जाएंगे। ये ओवरऑल यील्ड थी जो हमने लास्ट स्लाइड पे लिखी थी, एंड दैट्स द होल क्रेब्स साइकिल as you supposed to know as part of your course। जितना यहाँ लिखा हुआ है प्लीज आप याद रखें, सिर्फ एक चीज होती है जो आप अगर भुलाना चाहे तो भूल जाए, वो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अदर देन दैट जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं ये आप सब याद रखेंगे, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने NADH, कितने FADH2, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ATP बने as part of the Krebs cycle। ठीक है ना, तो ये आपके पास summary of the Krebs cycle। Coenzyme A carries an acetyl group into the Krebs cycle where it combines with oxaloacetate to form a 6 carbon molecule citrate। Citrate undergoes a series of decarboxylation and dehydrogenation reactions to regenerate what? Oxaloacetate। This is the brief summary of what you saw in the लास्ट वाली साइड, और मैंने आगे जाके दोबारा वो बनाया। लाइक अच्छा, ये चूंकि पहला मॉलिक्यूल जो आप बनाते हैं ना क्रेब्स साइकिल में, आफ्टर कंबाइनिंग ऑक्सैलो एसिटेट एंड एसिटाइल ग्रुप, वो चूंकि सिट्रेट होता है ना, इसलिए इस साइकिल को जो मैंने पीछे लिखा था ना सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई another name for Krebs cycle is what called as the citric acid cycle। अब ये वही समझ है तो मैं नजर आ रही है, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये साइकिल में एंटर हुआ, ऑक्सैलो एसिटेट इससे कंबाइन हुआ, so 4 carbon combining with 2 carbon gives you a 6 carbon citrate। Citrate undergoes a dehydrogenation and decarboxylation to form alpha ketoglutarate। Alpha ketoglutarate undergoes further dehydrogenations, decarboxylation and produces ATP to regenerate what? To regenerate oxalo acid। अब ये रट्टा मारना है यार आपको, लाइक ये एक्चुअली इस तरह नहीं होता, ये बना फिर ये बना। तुम कभी अभी गूगल करके देखना क्रेब्स साइकिल एंड सी हाउ मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं और वो हर स्टेप में एक एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। नन ऑफ दैट इज रेलेवेंट फॉर योर कोर्स। कोई तुमसे नहीं पूछेगा, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, घुमा के साइकिल को दोबारा तुमने यहाँ लेके आ जाना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली क्या क्या बन रहा होता है, लाइक व्हेन द होल साइकिल गोज फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओवरऑल यील्ड ऑफ क्रेब्स साइकिल पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पर क्या हो जाती है, याद रखो, 6 NADH, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 FADH2, 2 ATP। अब देखो हमने 3 स्टेजेस कर लिए एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है ना, हमने ग्लाइकोलिसिस किया, हमने लिंक रिएक्शन किया, हमने क्रेब्स साइकिल किया। अब हम क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि इन तीनों स्टेज, अब देखो एक और स्टेज रहेगी सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, हमने आज नहीं करनी है, हमने नेक्स्ट क्लास में करनी है। बट उससे पहले ना लेट्स समराइज कि अब तक हमने इन 3 स्टेजेस के अंदर पर मॉलिक्यूलर ग्लूकोज क्या क्या बनाया है, यानी कितने NADH टोटल बनाए हैं, कितने CO2 टोटल बनाए हैं, कितने FADH2, कितने ATP। लेट्स डू अ टोटल काउंट ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो आपने जो है ना ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में टोटल NADH कितने बना लिए, अब तक 10 बना लिए। लाइक आपने 2 ग्लाइकोलिसिस बनाए थे, 2 लिंक रिएक्शन में, 6 आपने क्रेब्स साइकिल में बना लिए, टोटल 10 हो गए। टोटल FADH2 आपने कितने बनाए, 2 बनाए, और वो 2 के 2 आपने क्रेब्स साइकिल में बनाए। पीछे आपने कुछ भी नहीं बनाया था, लिंक और ग्लाइकोलिसिस में आपने कोई भी FADH2 नहीं बनाया था। टोटल ATP, नेट ATP मॉलिक्यूल्स जो आपने बनाया वो ग्लाइकोलिसिस में 2 बनाए थे, 2 क्रेब्स साइकिल में बनाया। लाइक तो आपके पास टोटल जो है वो 4 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 2 लिंक रिएक्शंस आए, and there were 4 from the Krebs cycle, and this total makes it up to what? 6 molecules of carbon। Now remember that ये these 6 molecules of carbon dioxide that you see over here ना, all 6 of these have been produced via decarboxylation, and should help you recall the equation for aerobic respiration that you used to do as part of your O levels।
कि C6H12O6 plus 6O2 gives you 6CO2 ना, these are those 6CO2s that you have. So this is an end product. These CO2 molecules that are produced, they will diffuse from your cell into the blood, and from there the blood will take it all the way up to the lungs where they will be released via exhalation. ठीक है, तो carbon dioxide is one of the end products of respiration. Likewise, ATP is also one of the end product of respiration. ये जो ATP होगा ये यूज हो जाएगा for different energy consuming activities within the cell. But these two, ये जो है ना, ये end products नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन की. NADH और FADH2 जो होते हैं ना, लाइक क्या नाम है, ये अब जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, जहाँ ये दोबारा अब ऑक्सीडाइज होंगे. देखो ये ऑक्सीडाइज NAD से बना था ना, ये ऑक्सीडाइज FAD से बना था. अब ये दोनों चीज जो है ना, लाइक आपके पास 10 NADH के मॉलिक्यूल और 2 FADH2, ये अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाएंगे और वहाँ ये रीऑक्सीडाइज होंगे, लाइक. और उस रीऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उससे हम ATP बनाएंगे, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. विल सी एग्जैक्टली हाउ दैट हैपेंस. लाइक इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता जितना मैं अभी तुम्हें लिख के यहाँ बता रहा हूँ. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इट्स जस्ट लाइक कि आपको याद करने के लिए थोड़ा सा ना दिमाग खोल के सुनना पड़ता है उसको. सो विल बी डूइंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द कमिंग class. Let's try a few questions on the stages of aerobic respiration that we have done so far. And these are very easy pickings for you in the exam. बहुत straightforward सवाल होते हैं. आपको लाइक चैप्टर की थ्योरी पूरी याद हो ना, आप आराम से, ज़्यादातर रेस्पिरेशन के जो सवाल आते हैं वो रिकॉल बेस्ड होते हैं. लाइक मतलब कि आपको बस मेमोरी से रिकॉल करना पड़ता है, लाइक कि कौन से पार्ट का क्या क्या आंसर है. Say so during a sporting event, an athlete carries out respiration in aerobic conditions. Complete table 2.1 to state the precise locations within a muscle cell for glycolysis, the link reaction, the Krebs cycle, and the oxidative phosphorylation. तो ये आपको पता होना चाहिए. वैसे मैं लिख देता हूँ. Glycolysis occurs where? Inside the cytoplasm. These two processes occur where? Inside. आप अलग अलग करके लिखेंगे, मैं मिक्स करके लिख रहा हूँ. They occur in the matrix of the mitochondria and the last one occurs on the cresta of the mitochondria. या इनर में लिख दो, वो भी सही. cresta of the mitochondria. Next question. Figure 8.1 is an electron micrograph of a section through a mitochondria. Name X and Y. अब गौर से देखो, X जो है वो लेबल्ड है ऑन द क्रिस्टा नजर आ रहा है, और Y जो है वो मैट्रिक्स है. तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख देंगे. X जो है वो आपके पास जो है वो क्रिस्टा हो जाएगा, एंड Y जो है वो आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 6.1 आउटलाइंस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. एग्जाम आपको बता रहा है भाई, हम जो है वो, तो जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप ये सारे स्टेप्स आपके लिए फेमिलियर होने चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग दैट इज लिस्टेड इन दिस होल फ्लो चार्ट ये आपको पता होनी चाहिए. लाइक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन ही है बिकॉज ग्लूकोज ने जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया अपने कार्बन 6 के ऊपर. फिर स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना. फिर फ्रक्टोज, ये आइसोमराइजेशन होती है. ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होता, बट ये होना जरूरी होता है बिफोर दिस स्टेप कैन हैपन. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना. फिर ये दोबारा फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हुई है बिकॉज एक और फॉस्फेट अब यहाँ पे फ्रक्टोज के साथ आके लगा है कार्बन 1 पे टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ये जो पूरा स्टेज होता है ना, लाइक इस पूरे स्टेज को रफली फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है. ये तुम्हें याद होना चाहिए. ठीक है ना. उसके बाद आपके पास लिसिस होता है. ये लिसिस शो किया हुआ है आपके पास स्टेज बी. ठीक है ना. और ये आपके पास जो है वो फिर डिहाइड्रोजनेशन, जो ऑक्सीडेशन का स्टेप है, वो आपके पास नजर आ रहा है यहाँ पे. पार्ट 1. स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द सेल. तो प्रिसाइज लोकेशन क्या होती है? दैट इज साइटोप्लाज्म. दैट इज व्हाट? साइटोप्लाज्म. विद रेफरेंस टू फिगर 6.1 स्टेट द स्टेप्स विद फॉस्फो. अब आपको एग्जामिनर ने सारे जो रिएक्शन शो किए हैं ना, उनको स्टेप वाइज लिखा हुआ है. तो अब जो है वो आप जो जिस जिस स्टेप में स्पेसिफिकली फॉस्फोरिलेशन होती है ना, सिर्फ उन स्टेप्स को मेंशन करेंगे. तो स्पेसिफिकली जो फॉस्फोरिलेशन होती है वो किसमें होती है? स्टेप्स 1 एंड व्हाट एंड 3. इन दोनों में एक्चुअल फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा टू अ मॉलिक्यूल. फिर स्टेट द स्टेप वेयर ऑक्सीडेशन अकर. दैट इज स्टेप 5 बिकॉज उसमें आपके पास क्या होती है? डिहाइड्रोजनेशन होती है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 8.1 आउटलाइन सम स्टेप्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन मेमेलियन सेल. तो आपके पास ये पूरा बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का समरी दी हुई है. ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं. तो ये कोई बैलेंस नहीं रिएक्शन दिया हुआ, तो मैं बस समरी बताई गई. ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और जब ये बनता है ना ग्लाइकोलाइसिस में, रिड्यूस एनएडी भी बनता है और एटीपी भी बनता है. ये एग्जाम में बता दिए. कितना कितना ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. With reference to figure 8.1, name the part of the cell where glucose is converted to pyruvate. तो ग्लाइकोलाइसिस की साइट पूछ रहे हैं अगेन, वो क्या हो जाएगी? साइटोप्लाज्म हो जाएगी. लाइक फिर पूछ रहे हैं पार्ट 2 में, इन अ मसल सेल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर फॉस्फोरिलेटेड एट द स्टार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस.
suggest why the phosphorylated glucose molecules cannot diffuse out of the cell. पूछना भाई ये जो phosphorylated glucose है ना, ये सेल से बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो you can write कि जब phosphorylation हो जाती है, molecule is too large to pass through. और दूसरा रीजन आप क्या दे सकते हैं, that there are no carrier proteins. ग्लूकोज की कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की नहीं होती हैं. देयर आर नो कैरियर प्रोटीन्स टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज कैरियर क्यों चाहिए होता है, ये भी एक चीज सुन ले सकते हो, लाइक बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए इजीली पास नहीं कर सकता. लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए आपको चाहिए होता है ना कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं. लाइक जैसे ग्लूकोज का कैरियर प्रोटीन ग्लूट होता है, GLUT, याद है हमने ये इसमें किया था. लाइक इसी तरह जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होता है जो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके. इसलिए फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे कैन नॉट डिफ्यूज और दे कैन नॉट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. फिगर 8.2 आउटलाइंस द अर्ली स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो तुम ये दोनों स्टेजेस तुम्हारे लिए इजी होनी चाहिए आइडेंटिफाई करना. गौर से देखो क्या हो रहा है. लाइक पहली स्टेज लिखी हुई है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें ग्लूकोज एंटर हुआ, ATP एंटर हुआ, NAD एंटर हुआ. अब निकला क्या क्या है, पायरुवेट. ये भी तुम्हें पता है, तीन चीजें बनती थी ना ग्लाइकोलाइसिस में, ATP, पायरुवेट और रिड्यूस NAD. वो तीनों लिखी हुई, नंबर्स नहीं लिखे हुए, बट ये तीनों चीजें बनती हैं. फिर पायरुवेट लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन होती है, और क्या बन जाता है, एसिटाइल को. याद रखो कोएंजाइम में जो होता है वो इस प्रोसेस में एंटर किया जाता है. यहाँ शो नहीं हुआ बट कोएंजाइम में प्रोसेस में एंटर होता है, वो एसिटाइल ग्रुप से कंबाइन करता है. With reference to figure 8.2, explain why ATP is needed at the start of glycolysis. तो ये आपका एक मार्क का है, तो जो important point है वो लिखना, to provide energy for what? To provide energy required for lysis. ठीक है, तो आप ये लिखेंगे फॉर स्प्लिटिंग ऑफ शुगर लिख दो, इवन दैट इज फाइन. लिसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए बेसिकली आपके पास ATP चाहिए होता है स्टार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 1.1 रिप्रेजेंट्स द लिंक रिएक्शन. अब लिखा हुआ है R प्लस एसिटाइल कोए, तो ये R यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट का मॉलिक्यूल होगा, वो कोएंजाइम में के साथ कंबाइन कर रहा होगा. डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा और S प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में. अब गौर से देखो यार, एग्जामिनर ने एसिटाइल कोएंजाइम में लिखा हुआ, यहाँ S छोड़ दिए, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना था कि देखो पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन, ठीक है ना, लाइक करेक्ट. एसिटाइल में होते हैं 2 कार्बन, तो एक कार्बन कहाँ चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ना, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, एरो पे नहीं लिखा हुआ, तो वो S जो है वो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख दिया. तो थोड़ा सा दिमाग सोच लगा के आपको ये आंसर करना था. R over here is what, that is pyruvate, and S over here is what, that is कार्बन डाइऑक्साइड. ये अपने ध्यान में रखो, बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम ने यहाँ शो कर देते ना, फिर आप यहाँ नहीं शो कर सकते थे. लाइक उसने यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस NAD बताया, CO2 नहीं निकाला, तो वो CO2 उसने बेसिकली यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ने लास्ट क्वेश्चन है बस ये. नेम द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इन द लिंक रिएक्शन. उसे लिंक रिएक्शन में कौन से 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो 2 ही तो होते हैं, लाइक, और तीसरा तो कोई है ही नहीं. तो वो आप क्या लिखेंगे, डिहाइड्रोजनेशन and what, and decarboxylation. Last part, name the location in the mitochondria of the link reaction. तो ये लोकेशन क्या होती है, मैट्रिक्स होती है. ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया लिखना नहीं है, उस लिखना जरूरी नहीं है, उसने ऊपर खुद ही लिखा हुआ है. Name the location in the mitochondria of the link reaction. That location will be what, will be the matrix itself. ठीक है, so we'll stop here and we'll continue from here in the